बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक मशहूर नाम सैयद सऊद ज़फ़र मौजूद हैं और उनके साथ डिस्कस करेंगे उनके करियर के मुताबिक। सबसे पहले तो सऊद भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम रज़ा, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया कुछ बोलने का। वैसे आजकल बोलने का ही काम चल रहा होता है, हमेशा से चल रहा है बोलने का काम, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस काबिल समझा के हमारा भी कुछ उसमें 2 सेंट्स डाल सकें। नहीं, नहीं, ये तो मेरे लिए यानी सादत की बात है कि आप जो है वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। सऊद भाई, आपके हमने मीडिया करियर देखा और ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे एक बचपन से या तो शायद शौक होगा या आपका शायद तकरीरों की तरफ रुझान होगा या कुछ ऐसा होगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आप अपने स्कूल लाइफ़ से बताएँ कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको यानी मुनफ़रिद कर पाई और फिर आप इस फ़ील्ड में आए कि आप लोगों के साथ बड़े आराम से खिताबत और सब करना सीख गए? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्कूलिंग मेरी हबीब पब्लिक स्कूल। हमारा स्कूल एक लेजेंडरी हैसियत रखता है। 10 साल उसमें जो हमारी तालीम हुई और जो असातिज़ा मिले, उन्होंने कुछ ऐसी तरबियत की और सबसे पहली तरबियत ज़ाहिर है माँ-बाप करते हैं, घर वाले करते हैं, खानदान वाले करते हैं। लेकिन हमारा स्कूल का अमल दखल कुछ इस तरह से था कि 5वीं जमात के बाद जो छठी से हमारी यानी बल्कि हमारी तो 5वीं से ही मिडल शुरू हो गया था। तो 5वीं जमात से 10वीं जमात तक हमारा स्कूल सुबह 8:30 बजे लगता था और तकरीबन पौने 4 बजे छुट्टी होती थी। 3:50 पे वो बिगल बजता था लास्ट, और जिसके बाद फिर हम बसों की तरफ भागते थे और फिर घर की तरफ रवाना होते, तो घर पहुँचते-पहुँचते भी घंटा लग जाता। तो आप यूँ समझिए कि घर से ज़्यादा वक़्त स्कूल में बिताते थे। तो उसमें जो असातिज़ा हमें सिखाते थे, गलतियों पे हमें मार पड़ती थी, गलतियों पे सज़ा मिलती थी, अच्छाई पे हमें एप्रिसिएशन मिलती थी। वो सारी चीज़ें जो थीं वो इंस्टिल होती गईं और उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने बड़ी चीज़ें सिखाई। माँ-बाप का ज़ाहिर है अमल दखल होता है। तो वो अच्छा, उसके साथ-साथ स्कूल में बहुत मेरे लिए एज़ाज़ की बात कि हमारे जो सेकेंडरी सेक्शन में तकरीबन जो मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी, हुँ, वो हुँ। कोई राउंड अबाउट 2000 से 3000 लड़के, ओह! इट वाज़ बॉयज़ स्कूल, इट इज़ स्टिल अ बॉयज़ स्कूल। 3000 लड़के असेंबली में सामने खड़े होते थे। तो वो जो पोडियम पे जो हमारा स्टेज होता था, जहाँ पे सारा यानी हबीबियंस प्लेज एक हमारा होता हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। उससे पहले क़िरात होती थी। फिर प्रिंसिपल का फिर तराना होता था जिसमें फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। तो क़िरात करने का मुझे बचपन से एक तो था, मुझे अच्छे मौलवी साहब मिले, जिन्होंने क़ारी साहब, जिन्होंने मुझे क़िरात सिखाई। तो वो जो पब्लिक को फेस करने वाला जो कॉन्फिडेंस था, वो उससे आया। और 3000 लड़कों के सामने सुबह-सुबह रोज़ाना 5वीं जमात से 10वीं जमात तक यानी 6 साल मैंने क़िरात की। तो वो एक सर्टिफ़िकेट भी है मेरे पास। सही है, तो वो खौफ और तो आपका उसी उम्र से निकल गया कि लोगों को फ़ेस करने खौफ, में। हुँ, बस वही वही एक चीज़ थी जिसने कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जिसमें हमारे बड़ा एक मशहूर था बज़्म अदब सोसाइटी। तो वो आप उसमें बैतबाज़ी में हिस्सा लेते थे, आप उसमें तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेते थे, आप उसमें क्विज़ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते थे, आप ड्रामे होते थे हमारे, वो तालीमी बालगाँ टाइप इस तरह के ड्रामे होते थे, स्टेज ड्रामा। वो हम उसमें हिस्सा लेते थे। तो हर चीज़ में आगे-आगे वो कॉन्फिडेंस जो था वो स्कूल से ही और बचपन से ही वो बिल्डअप होना शुरू हुआ। तो वो आगे जाके फिर सारी दुनिया के सामने हमने खबरें पढ़ी और प्रोग्राम्स किए और बड़े-बड़े लोगों से इंटरव्यू किए, सारे कुछ किया जो आपके सामने। सही। तो फिर हबीब स्कूल तो मेरे ख़्याल से उसमें उस ज़माने में तो सिंध बोर्ड ही होता होगा, अब तो ओ लेवल्स भी है। तो आपने सिंध हुँ। बोर्ड किया और उसके बाद फिर कॉलेज कहाँ गए और फिर यूनिवर्सिटी तक का सफ़र? अच्छा, उसके बाद फिर वो ज़माना ऐसा था, हमने मैट्रिक किया था 89 में, 1989 में। वो सियासत का बड़ा उसमें दौर-दौरा था।
अच्छा, हमारे साथ के जितने मेरे जो क्लास फेलो थे 80-90% सारे डीजे गए। मुझे मेरे वालिदैन ने, पता नहीं, वो शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा प्यार था। उन्होंने कहा नहीं भई, आपको हम किसी और कॉलेज में भेजेंगे। तो मैं गया फिर पीएफ इंटरमीडिएट कॉलेज फैसल, शारा फैसल पे, फैसल बेस पे। तो वहाँ से प्री इंजीनियरिंग की। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम किया, बैचलर ऑफ कॉमर्स, वो नेशनल कॉलेज से किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की डिग्री ज़ाहिर है। लेकिन बस जैसे ही मैंने बीकॉम खत्म किया अपना, और मेरी कज़िन है, वो थी इस जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में। उन्होंने कहा भई तुम्हारी इंग्लिश भी ठीक है, तुम्हारा लिखना भी ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, ये वो, एक जॉब है, आ जाओ मेरे पास। वो थी द न्यूज़ अखबार में, जंग ग्रुप। वहाँ जॉइन किया द न्यूज़ में एज़ अ ट्रांसक्राइबर। सो आई स्टार्टेड ऑफ बीइंग अ ट्रांसक्राइबर, जो सब्सक्राइबर क्या होता है तकरीरें हमको, एग्ज़ैक्टली बताएँ? हाँ, ट्रांसक्राइबर की मैं आपको बता देता हूँ, वो मनोवन जी। वही लिखना होता है जो तकरीर हुई भी होती है। वो उस ज़माने में कैसेट प्लेयर पे रिकॉर्ड हुआ करती थी। जो फ़ोरम्स वगैरह होते थे, वहाँ पे सेमिनार्स वगैरह होते थे, वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता था एक कैसेट प्लेयर पे। वो उसको सुनना और उसको मनोवन उसी तरह से यानी वर्बेटिम आपने उसमें टाइप कर लेना सारा कुछ। सही। वो उसने मुझे थोड़ा-सा अंग्रेज़ी में भी कॉन्फिडेंस और मज़ीद दिया। उससे शुरू किया और फिर उसके बाद जो पहला द न्यूज़ का इन्फो लाइन करके एक इदारा खुला था, वो था पाकिस्तान्स फर्स्ट टेलीफोनिक न्यूज़पेपर। उसका नंबर आज भी याद है, 111786 111। वो नंबर यानी सब्सक्राइबर्स बल्कि नहीं, आम आवाम वो नंबर मिलाते थे और उसके बाद 1 दबाइएगा तो इंटरनेशनल न्यूज़ सुने, 2 दबाइएगा तो नेशनल न्यूज़ सुने, 3 दबाइएगा तो स्पोर्ट्स न्यूज़, इस तरह से। तो उसमें हम अपनी अ, हमने खबरें बनाना सीखी। सबसे पहले खबरों का तर्जुमा करना सीखा, क्योंकि वो क्रीड आती थी, जो न्यूज़ क्रीड आती थी वो सारी इंग्लिश में होती थी, जितनी भी हमारी न्यूज़ एजेंसीज़ की। उसको ट्रांसलेट करना, उसकी सब एडिटिंग करना, वो सारा कुछ करना और फिर उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराना। तो वो जो सारा, वो एक तरह से वो अमल था, जिसने ये एक तरह से ट्रेनिंग हुई एज़ अ जर्नलिस्ट। सो आई डिड नॉट स्टडी जर्नलिज़्म, हुँ। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग हुई, जो हमारे उस्ताद मिले, जो जिन्होंने सिखाया, वो उस पाए के लोग थे। काम आया, वही सारी ज़िंदगी काम आया, आज तक काम आ रहा है। सही। और मेरे ख़्याल से उस ज़माने में ज़्यादातर लोग जो हम सुनते हैं हमारे वालिद साहब के ज़माने में भी उन्होंने बीकॉम या इसी तरह की डिग्रियाँ की हुई होती थी और फिर वो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जाते थे। शायद उस वक़्त एजुकेशन जो है वो यही थी और फिर लोग अपनी फ़ील्ड्स खुद ढूँढते थे एक्सपीरियंस के मुताबिक। एजुकेशन इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि हर स्पेसिफ़िक चीज़ की डिग्री बनी हुई हो, जिस तरह हुँ, अब है। सही। तो आपने द न्यूज़ से करियर का आगाज़ किया और फिर उसके बाद जी। जो ये यानी मीडिया फेस करने वाला जो जर्नलिज़्म है जिसको कहते हैं आप टेलीविज़न पे आने वाला, तो ये कब हुँ, से शुरू हुआ और पहला ब्रेक कब था? अम, एनटीएम अब कुछ जॉब्स करते-करते द न्यूज़ के बाद और कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग की भी जॉब की। फिर एनटीएम का आखिरी ज़माना था। एनटीएम वो एक पहला प्राइवेट चैनल, प्राइवेट टीवी चैनल था पाकिस्तान का, पीटीवी के बाद। उसमें मैं मार्केटिंग में था, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में था। लेकिन हमने एक वहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया था, जो कि बिज़नेस न्यूज़ का प्रोग्राम था। वो सही। एनटीएम पे ऑन एयर किया करते थे खबरनामे के बाद। उसमें अम, शहाब महमूद हैं। आज अब कौन से चैनल में हैं, मेरी काफ़ी अरसे से उनसे राब्ता नहीं हुआ। वो थे, मैंने उसमें एंकरिंग की, वो एक पहला ब्रेक था। उसके बाद कुछ ड्रामे में भी काम किया, 2-3 ड्रामों अच्छा। में। हाँ, वो एक तरह से आप कह लें कि अ, वो भी एक कीड़ा था जिसको जिसको पाए तकमील तक पहुँचाया। 2-3 ड्रामे भी किए। बहरहाल करते-करते 2002 व्हेन जियो केम इन, हुँ। तो बस जियो का जो पहला दिन था ऑन एयर होने का, 14 अगस्त 2002, वो मेरा पहला दिन था जो मैंने जियो जॉइन किया। मैं उस जो पहले बैच की जो ट्रेनिंग थी उसमें शामिल नहीं था, लेकिन द डे जियो वाज़ ऑन एयर,
मेरी खुशकिस्मती कि मैं उसमें पहला था। तो जो पहला बैच जो आमिर लियाकत मरहूम अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो थे, निदा फ़ातिमा थीं और एक और थे शहरियार मुफ्ती। ये लोग थे 2-3 एंकर्स। फिर जो यानी जो डेढ़ बैच पहुँचा, द दूसरा मेरा नाम था, जावेद इकबाल का था, याह्या थे। हम लोग फिर गए और फिर हमने दुबई से खबरें स्टार्ट की। तो वो एक तरह से आप कह लें कि सही मानों में ब्रेक था, जो एक नेशनल टेलीविज़न पे आप कहें कि खबरें पढ़ने का एक ब्रेक मिला। अच्छा, फिर एक सिलसिला होता है कि जब आप खबरें पढ़ने से प्रोग्राम एंकर बनते हैं। हुँ। तो ये कौन-सा टाइम था कि जब आपको ये महसूस कराया गया या आपने खुद अपने इस लेवल तक पहुँचे कि आपने कहा अब खबरें बहुत पढ़ ली हैं, अब मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ कि अब मैं होस्ट भी कर सकता हूँ, लोगों से सवाल भी कर सकता हूँ, वो लेवल कब पहुँचा? अच्छा, उसमें रज़ा एक और चीज़ है कि जियो ने काफ़ी चांसेस दिए और चांसेस के अलावा काफ़ी यानी काम करने का मौका बहुत दिया, हर किस्म का। अ, मैं थोड़ा-सा प्रोडक्शन की तरफ भी आया कुछ अरसे बाद ही। उसमें हमने एक प्रोग्राम था हमारा बाज़ार के नाम से, जो बिज़नेस न्यूज़ का प्रोग्राम था, जो बिज़नेस सेगमेंट का प्रोग्राम था। उसमें हम इंडोर, शुरू में वो इंडोर हमने शुरू किया था दूसरे एंकर के साथ। तो उसमें मैं प्रोडक्शन साइड पे था। सो प्रोडक्शन में हाथ बड़ा साफ किया उसमें। उसमें अब एज़ अ प्रोड्यूसर यू आर एक्टिंग एज़ अ डायरेक्टर आल्सो। सो एज़ अ प्रोड्यूसर आपको एंकर को बताना पड़ता है कि भाई ये मूव लो, ये मूव लो, ये करो, ये कहना है, इस तरह से बैठना है। सारी चीज़ें। अगर एंकर अगला नया है और उसको कुछ नहीं पता तो हमारे लिए ये एक वो था, लकी कह लो कि जो एंकर था हमारा वो थोड़ा-सा नया था, जुनैद इकबाल उस ज़माने में। बट ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ लेटर ऑन। लेकिन उसको वो सारी चीज़ें बताना, तो फिर एक वक़्त आया कि जुनैद छोड़ के चला गया। फिर हम जो 2 प्रोड्यूसर्स हम लोग को-प्रोडक्शन करते थे साथ में, मैं और इमरान गौहरी, तो हमने कहा यार चलो सऊद तुम शुरू करो। अच्छा, अच्छा ऐसा करते हैं, फिर इसको आउटडोर लेके चलते हैं। तो फिर वो आउटडोर किया, तो फिर वो ब बिज़नेस टाइकून से बातें करना और यानी अब बहुत सारे इंटरव्यूज़ करना, फिर वो आउटडोर में ये सारी चीज़ें करना। उससे पहले रिपोर्टिंग भी किया करते थे, ज़ाहिर है। एंकर रिपोर्टर हमारा ओहदा हुआ करता था, तो उसलिए फिर रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिलता था। तो रिपोर्टिंग करने में आपको जब बाहर जाते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, तो वो एक आपको वो कॉन्फिडेंस जो है, वो मज़ीद आपका बिल्डअप होता चला जाता है। एंड बिफोर दैट आई वाज़ न्यूज़ एंकर, तो वो जो टीवी को फेस करने वाला जो मामला होता है, वो पहले ही वो डर खत्म हो चुका था। तो ये एक के बाद एक जो मौके मिलते गए, उसने ज़ाहिर है फिर एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तो वो काम से काम चलते गए। तो यही सारे अमल थे जो आखिर में आके फिर पाकिस्तान में अपना अपने नाम से भी प्रोग्राम शुरू किया, जो आप लोगों ने सबने देखा। सही। अच्छा, अब एक थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये हम अमूमन देखते हैं कि मीडिया में जो लोग आते हैं, वो चैनल बहुत ज़्यादा बदलते हैं। तो हुँ। यकीनन इसके पीछे कोई वजह होती होगी। एक तो आप पहले सच्ची-सच्ची वजह बताएँ कि क्यों इतना चैनल बदले जाते हैं? नहीं, जैसे हमने कुछ कैरियर्स देखे हैं, मिसाल के तौर पे वसीम बदामी का, उन्होंने चैनल्स नहीं बदले इतने, ठीक है? बदले लेकिन कुछ कैरियर्स बी इतने देखे हैं, बीच में बदला था, एक झटका मारा था। एक दफ़ा बदला ना, सही। फिर अच्छा, दूसरी तरफ कैरियर्स ऐसे देखे हैं, जो उन्होंने 6-6, 8-8 चैनल बदले, फिर आए, फिर वापस गए, फिर वापस आए। तो एक तो इसको इसके डायनामिक्स मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है कि चैनल्स एंकर इतना बदलता है, जितना एक दूसरा बंदा, मिसाल के तौर पे एक बैंकर इतनी बैंक्स नहीं बदलता, एक आईटी का बंदा इतनी आईटी कंपनीज़ नहीं बदलता, एक डॉक्टर इतने हॉस्पिटल नहीं बदलता, एक एंकर इतने चैनल्स क्यों बदलता है, पहली बात। दूसरा ये कि आपने कौन-कौन से मराहिल से गुज़रे इन चैनल्स में, यानी चेंज करते हुए, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? यार सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या बुरा एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस होता है। अच्छा या बुरा नहीं होता। आप उसको अच्छे तनाज़ुर में ले सकते हैं, आप उसको बुरे तनाज़ुर में ले सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस ही काउंट करता हूँ। ये तो मैंने थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक जवाब दे दिया। लेकिन चैनल चेंज करने वाला जो था आपका जो सवाल था ना रज़ा, उसका उसका जवाब कुछ यूँ है कि सैलरीज़, टाइम पे मिलना, ये
10 साल पहले, 15 साल पहले भी यही माहौल था, आज भी मैं सुनता हूँ, यही माहौल है और ये अलमिया है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बड़ी-बड़ी बिज़नेस एम्पायर्स रन कर रहे हैं। अरे, देयर हुँ, एंटरप्राइजेज़ हुँ, जितने भी चैनल्स हैं। एक तो सबसे उसूल की बात है, सबसे बेसिक बात ये है, लोग समझते नहीं हैं इस बात को लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री में ये कहा जाता है जो न्यूज़ चैनल्स की इंडस्ट्री बेसिकली कि न्यूज़ चैनल कभी भी अपने रेवेन्यू से अपना पेट नहीं भर सकता, ठीक है? सो कहाँ से वो पेट भरेगा? किसी दूसरे बिज़नेस से वो सपोर्ट हासिल करता है और ये पूरी दुनिया में ये उसूल कायम है। सीएनएन आप देख लें, पीछे से उसको दूसरी बड़ी कंपनी उसको रन करती है। बीबीसी उसको किंगडम से उसको वहाँ से पैसे मिलते हैं। जिस चैनल को आप उठा के देख लेंगे ना दुनिया के बड़े-बड़े, उनको कोई दूसरा बिज़नेस सपोर्ट करता है। वो अपने रेवेन्यू से कभी भी कोई चैनल आज तक पेट नहीं भर सका। पेट भरने से मुराद वो सैलरीज़ अपनी पे नहीं कर सकता, वो अपने खर्चे पूरे नहीं निकाल सकता, वो सारी जितने भी उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो पूरे नहीं कर सकता अपने रेवेन्यू से ही। यानी रेवेन्यू क्या है वो एड्स चला के एडवर्टाइज़मेंट या हुँ, और जिस तरीके से वो कमाना चाहे वो नहीं कर सकता कभी भी। तो अब जब दूसरा बिज़नेस उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो ज़ाहिर है वो फिर कुछ इंटर्न भी माँगता है, फिर वो अ, ज़ाहिर है कारोबारी लोग सारे बिज़नेस ओनर्स, बिज़नेसमैन ये न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं। प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट भी होते हैं, लेकिन या वर्किंग जर्नलिस्ट भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर उनको कारोबार तो चलाना है, किसी न किसी तरह खर्चा खर्चा तो पूरा करना है, तनख्वाहें तो देनी है, तो वो फिर कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। तो ये तो ख़ैर दूसरी बात हो गई, लेकिन असल मसला जो है ना वो रज़ा वो यही है यार, सैलरीज़ का ही मसला है। अम, लेट होना और टाइम पे ना मिलना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से आदमी कहता है कि यार नहीं यार। फिर दूसरी जगह से मौका मिलता है, फिर आप कहते हो कि यार चलो वहाँ चलते हैं। वो आपको और हेफ़्टी सैलरी पे बुलाते हैं। फिर आप एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, फिर आप स्टेप अपना अपना जो अपना भी कद है वो आप थोड़ा-सा बढ़ाते चले जाते हैं। इसी तरह से बढ़ाते हैं और सब यही करते हैं। सही। नहीं तो ये तो कैमरामैन और जो यानी इन किस्म के लोगों की सैलरियाँ रुकती होंगी ना, जो एंकर्स और जर्नलिस्ट हैं बड़े जो मीडिया पे आ रहे हैं उनकी सैलरीज़ का तो मसला नहीं होता होगा? यार अभी कुछ दिन पहले मैं पहले कुछ दिन तो नहीं, कुछ साल पहले की ही बात है। जब तक मैं पाकिस्तान छोड़ भी चुका था और अभी कुछ अर्सा पहले भी मैंने सुना है कि सब बड़े-बड़े चैनल्स में हुँ, सैलरी पे कट लगे। सारे बड़े-बड़े लोगों की जिनकी 10-10 20-20 लाख तनख्वाहें थी। एक तो ये कि अ, जस्टिफाइड हैं या अनजस्टिफाइड हैं, आई कांट से एनीथिंग। लेकिन उनकी सैलरी पे भी 10% 20% कट लगा। लेकिन जो और जो टॉप टियर के लोग हैं, उनकी सैलरी पे कोई कट नहीं लगा। मारा जाता है हमेशा हर जगह दुनिया में, किसी भी कॉर्पोरेशन में, किसी भी एंटरप्राइज़ में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी बिज़नेस में, वो गरीब का बच्चा ही मारा जाता है। गरीब का बच्चा कौन है? वो जो टेक्निकल स्टाफ मैनेजर होता है, वो जो रिपोर्टिंग वाला जो अमला होता है, जिसकी तनख्वाह 50,000 के लगभग होती है या उससे भी कम होती है, वही मारा जाता है और उसी की सैलरी पे सबसे ज़्यादा कट लगाया जाता है। सो दिस इज़ रॉन्ग इसके लिए तो यार आवाज़ें भी उठाई बड़ी अ, और मारें भी खाई। मार इस तरह से प्रैक्टिकल मार नहीं खाई, लेकिन मार इस तरह से खाई कि फायर हुआ मैं। एक ही चैनल से 2 दफ़ा फायर हुआ कोई शख्स, तो वो वाहिद मैं था और किस बात पे हुआ? तनख्वाह माँगने पे और सिर्फ़ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। स्टाफ के बस ये वो लीडर बनने का शौक था ना, तो वो उस वज़ह से 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा फायर हुआ। सही, सही, सही। चलें ये तो आपने तल्ख़ हकीकतें बताई जो मीडिया की हैं इस वक़्त। फिर ये इस वक़्त आप कहाँ पे मुक़ीम हैं आप खुद बताएँ और फिर क्या वजह ऐसी बनी कि पाकिस्तान जो है ना वो आपने कहा कि अपना पाक वतन, अपना वो वतन जिससे तालीम हासिल करी है वो छोड़ दूँ और मैं एक मुल्क में हिजरत करूँ। क्या ऐसी वजह थी कि आपने फ़ैसला लिया? यार कहते हैं हरकत में बरकत है। वो बस उसी उसूल को लेके हमने कहा यार चलो चलते हैं। कदम उठाया और निकल खड़े हुए। बाकी कनाडा में हूँ जिसको अगर आप आजकल जिसको सही तरह से कहा जाता है टोरंटो।
सो टोरंटो एरिया ही है, यहीं ईस्ट कोस्ट पे सबसे मशहूर इलाका, सब सारी देसी पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत है, और मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। कनाडा इज अ वेलफेयर स्टेट। आपका जो टैक्स कटता है, उसका आपको नेमुल बदल भी मिलता है कि साफ-सुथरी सड़कें, साफ-सुथरी हवा, खाने-पीने को अच्छी चीज़ें, बेहतर मयार ज़िंदगी। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आदमी करता है ना कि यानी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये तो हमने बड़ों से सुना है। तो भाई अगर पेट पूजा ही सही नहीं होगी, अगर आप टैक्स उतना ही दे रहे हैं, अगर आप सब कुछ अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप घर से बाहर निकले तो कचरा पड़ा हो, आप गाड़ी चलाना शुरू करें तो आप गड्ढों में, आप 50,000 गड्ढों में गाड़ी अपनी धँसाने के बाद फिर दफ़्तर पहुँचे या काम पे पहुँचे, और काम पे फिर अलग टेंशन शुरू हो जाए। रास्ते में ट्रैफ़िक में और एक-दूसरे से गालम-गलौच और लड़ाई-झगड़ा करते हुए जब आप दफ़्तर पहुँचेंगे, तो काम भी इफ़ेक्ट होगा, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी इफ़ेक्ट होगी। तो फिर जब आदमी ने यार अम, काम करना ही है, नौकरियाँ करनी ही हैं, अपना और अपने घरवालों का पेट पालना ही है, तो फिर हुँ, यार किसी ऐसी जगह जाके रहे कि जहाँ उस सारे अ, वो जो खराबियाँ हैं, उनसे वो दूर चला जाए। कुछ तो मयार ज़िंदगी अपना बेहतर कर ले। यही वजह थी, पाकिस्तान छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान वो ये कहते हैं कि यू कैन अ, उसका मुझे सही अल्फ़ाज़ याद नहीं आ रहे, लेकिन उसका लुब्बे-लुबाब बहरहाल ये है कि आप तो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आपको कभी नहीं छोड़ सकता। तो ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक तो वही है। हमें तो शक्ल से देख के यहाँ पे लोग अस्सलाम वालेकुम, वो शुरू हो जाते हैं, और वो हुँ, देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा भी पाकिस्तानी है। तो सही ये शनाख्त तो कभी भी कहीं नहीं जा सकती ना। ये सही शनाख्त सही। तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते। हम कितनी हुँ, भी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लें, हम कितना भी अच्छा यहाँ का ड्रेस अप अपना लें, कुछ भी कर लें, रहेंगे तो वही ना। वो तो शनाख्त कभी नहीं जा सकती, और वो शनाख्त हम खोना भी नहीं चाहते। हम तो खुद ये चाहते हैं कि यार बहुत कोशिश की। देखो मैं बताऊँ 2007 के बारे में कहते थे कि यार 2007 सबसे डेडलीस्ट ईयर था पाकिस्तान का। क्या-क्या उसमें उस साल के दौरान नहीं हुआ। 3-4 वाक़यात तो वैसे ही हमारे सबके ज़बान ज़द-ए-आम, सबको पता है। 2007 में अच्छा जी 2008 में ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई 2008 में ठीक हो जाएगा। 2008 आया, वो भी गुज़र गया। हाँ, नहीं, 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 नहीं 2009 नहीं 10 में ठीक हो जाएगा। अच्छा भाई चलो 10 में हालात ठीक हो जाएँगे, 10 में भी कुछ नहीं हुआ। फिर अच्छा नहीं 11-12 नहीं 2013 में बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान ऐसे तरक्की की राह पे जाएगा और यूँ ग्राफ जाएगा। 2013 भी आया, वो भी गुज़र गया। तो साल आते जा रहे थे और गुज़रते जा रहे थे, और वक़्त जो है वो हाथ से निकलता जा रहा था। तो हुँ, हमने कहा भाई अपनी ज़िंदगी आदमी पहले ठीक करता है, हुँ, फिर वो अपने आस-पास वालों को देखता है, और फिर वो यानी ये सर्कल जो है वो एक-एक करके बड़ा आप करते जाते हैं ना अपना। तो यार पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद फिर अपने घरवालों को, अपने खानदान वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने जानने वालों को, फिर मुल्क की भी बारी आएगी। तो यही हमने अमल किया है, और इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं, सीधी-सी सही, बात है। सही। ये तो थोड़ी-सी मायूसी वाली बातें हो गई, थोड़ी-सी तामीरी बात करते हैं। अच्छा, अच्छा। सवाल ये है कि बिल्कुल। क्या ऐसा पाकिस्तान में हो जाएगा कि आप कहें कि यार चलो सामान उठाओ वापस चलते हैं? ऐसा क्या आपको चेंज चाहिए पाकिस्तान में? यानी अगर आपके हाथ में इस वक़्त कोई आपके हाथ में कोई चीज़ हो और आप कहें यार ये चीज़ चेंज हो जाए, मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ, वो क्या चीज़ होगी? अम, बुनियादी चीज़ें हैं यार, तालीम, सेहत और इंसाफ, ये 3 चीज़ें हैं। ये अगर आपको अम, नहीं सही मिलता, और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, ये तीनों चीज़ें स्टेट की ज़िम्मेदारी होती हैं। लीबिया को क्यों तबाह किया आपको पता है? लीबिया जब मुअम्मर कद्दाफ़ी के ज़माने में था तो वहाँ ये तीनों चीज़ें फ्री थीं अंटिल इवन योर मास्टर्स मेरा जहाँ तक अगर मैं दुरुस्त हूँ मुझे कोई करेक्ट करना चाहे तो वो ज़रूर करे। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है मास्टर्स तक की तालीम फ्री थी, सेहत फ्री थी। इवन यहाँ तक के घरों की जो कीमतें थी वो भी सब्सिडाइज़ थी कि आप
अपना घर बना सकते हैं, उसके लिए हुकूमत आपको पैसे देगी। यार ये वेलफेयर स्टेट जब आप कहते हैं, वेलफेयर किसके लिए होती है? अपनी आवाम के लिए होती है ना। जब अपनी आवाम को आप ये 3 बेसिक सहूलियात ही नहीं देंगे, तो वो कहाँ जाके सर मारेंगे? वो जाएँगे। यार हर ज़माने में ब्रेन ड्रेन हुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है। नॉट फ्रॉम द वेस्ट साइड बट जो हमारी ईस्ट साइड है, जिसको हम अपना एशिया, साउथ एशिया का जो पार्ट है, उसको हम देखते हैं, तो वहाँ से इसी तरह से ब्रेन ड्रेन होता है। ब्रेन ड्रेन क्यों होता है कि यार अब मुझे वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं, जो मैं चाहता हूँ, जो स्टेट को देने की ज़िम्मेदारी है, जिसमें तालीम, सेहत और इंसाफ है। ये नहीं मिल रहा, तो मैं किसी ऐसी जगह पैसा खर्च करके या कुछ ऐसा कुछ करके कि मैं एज़ अ स्टूडेंट चला जाऊँ या एज़ अ फैमिली को अपनी मूव कर लूँ, कुछ कुछ तगो-दो करके मैं निकल जाऊँ यहाँ से। ताकि वो अपनी अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर कर सकूँ। ताकि ये 3 चीज़ें तो मुझे बुनियादी जो ज़रूरत है किसी भी शहरी की, वो तो मेरी पूरी हो जाए ना। तो आदमी फिर ये ब फिर कहता है यार चलो कहीं और चलते हैं, फिर ऐसी जगह जाते हैं कि जिस सोसाइटी में आपको ये चीज़ें मयस्सर हैं। खर्चा आपने वहाँ पे भी करना है। टैक्स से हुँ, बचत तो हम जैसा आदमी तो टैक्स से बचत नहीं कर सकता ना। हुँ, हम जैसा आदमी तो टैक्स इवेज़न ना वहाँ पे कर सकता था, ना यहाँ पे कर सकता है। वो तो कहीं पे भी नहीं कर सकता। वो अलग ही लेवल के लोग होते हैं जो टैक्स इवेज़न करते हैं और जिस तरह से वो फिर करते हैं, वो फिर पता नहीं वो शायद इसी दुनिया में उनको अच्छी चीज़ इसी दुनिया में उनको जन्नत मिल जाती है, पता नहीं बाद में मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन यार आदमी इसीलिए काम करता है, इसीलिए ये सारी मेहनत करता है, तग-दौ करता है कि ये 3 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो स्टेट की तरफ से उसको मिल जाएँ। क्योंकि वो स्टेट को पैसे दे रहा है। वो अपनी तनख्वाह से वैसे ही पहले ही कट के आती है उसको तनख्वाह। तो हुँ। ये सारी चीज़ें हैं और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। सही, सही। चलें, तो आपने अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताया कि अगर आप चाहें इसको रैप अप की तरफ लेके चलते हैं। मुझे बताएँ इस वक़्त पाकिस्तान के जो हालात हैं आपके सामने हैं, सही है, जो तमाशा लगा पंजाब में है और अच्छा सॉरी एक मुख्तलिफ। एक चीज़ हाँ, रह हाँ। गई मेरे ख्याल से आपने पूछा था, हुँ। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो जाए? हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे ख़्याल से बस ये एक ही जुमला मेरे ख़्याल है काफ़ी होगा। वो शायद मैं ये बोलना भूल गया जुमला बोल देता हूँ कि यार ये 3 चीज़ें अगर मुझे मिल जाएँगी ना, मैं पाकिस्तान वापस बिल्कुल चला जाऊँगा और कभी भी दुनिया ब पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर देखूँगा ही नहीं। हुँ, लोग दूसरे भी पाकिस्तान आएँगे, कि जिस तरह से कोई पाकिस्तानी, इंडियन या श्रीलंकन या बांग्लादेशी या अफ़गानी ये जब दुनिया के किसी और मुल्क हिजरत करने जाते हैं, किसी और मुल्क से मुराद मेरी वेस्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका या कनाडा, नॉर्थ अमेरिका जिसको कहते हैं। ये इन दुनिया इन 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 ममालिक में हिजरत करने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि अपने मुल्क में उनको अपने अपने शहर में उनको, अपनी जगह पे जहाँ पे वो जन्मभूमि जिसको कहते हैं ना, जहाँ पे वो पैदाइश हुई है उनकी, जहाँ पे उनके सारे खानदान, घरवाले, रिश्तेदार सब रहते हैं, जहाँ उनके दोस्त यार बचपन से उन्होंने साथ वक़्त गुज़ारा है। जब वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो हिजरत करके वो कहता है कि यार मैं अपना मयारी ज़िंदगी बेहतर करूँ। तो ये चीज़ें जब मिल जाएँगी, तो हम तो वापस जाएँगे ही जाएँगे, गोरे भी आएँगे पाकिस्तान, वो भी कहेंगे यार ओके, देयर आर सम अपॉर्च्युनिटीज़ चलो लेट्स गो हुँ। एक्सप्लोर। सही, सही। नहीं, ये तो वो गोरे तो पहले भी आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी? आए थे ना, जब हम हमारे हालात अच्छे थे तो वो ज़रूर आते हैं। ज़ाहिर है दुआ कर जब सकते उस वक़्त हुँ, जो ग्रेटर इंडिया जो था, वो एक सोने की चिड़िया था। तो अगर दोबारा से उस इलाके को सोने की चिड़िया और बना सकते हैं, बन सकता है यार इसमें कोई कबात नहीं है, इसमें कोई मसला भी नहीं है। ये तो हुँ। आराम से बन सकता है। वो अगर बन जाएगा दोबारा से, तो गोरे भी आएँगे, हम तो वापस जाएँगे ही जाएँगे बिल्कुल, हम क्यों यहाँ पे रहेंगे? सही, सही। चलें इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई ऐसे असबाब मुहैया कर दे कि वो वापस से वापस से तो नहीं, अब 70 साल में तो हमने नहीं देखा है कि बहुत अच्छे हालात हुए हों, लेकिन बस उसके हालात कुछ इस तरीके से पलट आएँ कि हम खुशी-खुशी वापस वहाँ पे जाएँ और वहाँ अपनी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। गुज़ारें। सैयद सऊद ज़फ़र साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके आखिरी और में एक जुमला कहूँगा आप बस अब रैप अप आप हुँ, मुझे पता है रैप अप करने जा रहे हैं, वक़्त भी ज़्यादा नहीं है, बस एक जुमला कहूँगा आखिरी में जाते-जाते अपने मुल्क के लिए कि यार अगर जो जो बुराई और अच्छाई होती है ना, वो हमने हमेशा अपने बड़ों से यही सुना है कि यार बुराई या अच्छाई दोनों चीज़ें ऊपर से नीचे नहीं आती, नीचे से ऊपर जाती हैं। तो हम हमेशा हुँ, एज़ अ कॉमन मैन
अवाम की हैसियत से हम हमेशा कहते हैं कि यार वो भी बुरा कर रहा है, वो देखो वो बुरा कर रहा है, वो ऊपर वाला वो बुरा कर रहा है, वो वज़ीर-ए-आज़म, वो वज़ीर-ए-आला, वो वज़ीर ये लोग सारे बुरे कर भाई आप खुद ठीक हो जाओ। तो वो आप हम सब पान वाले बने हुए हैं। हम अवाम जितने भी हैं ना, वो सब पान वाले बने हुए हैं। एक-दूसरे को चूना लगा रहे हैं। रक्शे वाला चूना लगा रहा है, साइकिल वाला चूना लगा रहा है, दूध वाला चूना लगा रहा है, डबल रोटी वाला चूना हर कोई रोटी वाला चूना लगा रहा है यार। हर हुँ, कोई चूना लगा रहा है। चूना लगाना अगर बंद कर दें ना एक-दूसरे को, तो ये बुराई और अच्छाई, ये सब नीचे से ऊपर जाएगी। हम ही में से निकलेंगे, अच्छे लोग निकलेंगे। अभी तक अच्छे क्यों नहीं आए? क्योंकि हम नीचे की सतह पे ही सारे बुरे हैं। बस मेरा ये कहना है। बुरा सही, मत सही। मानिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल एक आई ओपनिंग बात है और जो लोग सुन रहे हैं मेरे लिए तो ख़ैर मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे इस्तिफ़ादा करके और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो बस आखिर में यही कहूँगा कि आपने वक़्त निकाला, थैंक यू और उम्मीद है कि आप जिस मुल्क में हैं, जहाँ हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ तरक्की करें। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हँसता-मुस्कुराता रखे और आप जो है वो वहाँ हो या यहाँ हो, पाकिस्तान की खिदमत करते रहें, बस हमारी तो यही दुआ है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मौका मिलता रहता है, पाकिस्तान की खिदमत करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान से तो हम निकल आए, लेकिन हम में से पाकिस्तान नहीं निकलेगा, नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा। ना निकला है, ना निकलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू सो मच अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।